सभी को नमस्कार। ग्रेड फर्स्ट की इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में हम पढ़ रहे हैं महान व्यक्तित्व भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की एक श्रृंखला में अलग अलग व्यक्तित्व। आज की क्लास में जो मैं आप दो लोगों को पढ़ाने वाला हूं, एक सुखदेव थापर हैं और दूसरे रास बिहारी बोस। दोनों का अपना अपना एक योगदान है और योगदान को यूं तरीके से समझिए आप कि मात्र 23 साल की उम्र में जो इस देश के लिए अपना बलिदान दे गया हंसते हंसते, वो बहुत बड़ी बात थी। राष्ट्र के प्रति इतना समर्पण, इतना त्याग और इतना बलिदान, शायद हमें इनके चेहरे देखकर ये चीज समझ में आती है कि इनके लिए सब कुछ ही राष्ट्र था, इनके अपने कोई हित थे ही नहीं। सुखदेव थापर के बारे में जो हम पढ़ते हैं और जानते हैं, बहुत संक्षिप्त में दो तीन बातें बताऊं। पूरे वीडियो का जो सार है वो चीज ये है, कंपटीशन एग्जाम का सार है वो ये है। सुखदेव थापर का नाम हम इस रूप में जानते हैं कि भगत सिंह के साथ थे, लेकिन सच यह है कि लाहौर षड्यंत्र कांड जो इनके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, उसके सूत्रधार ही इनको माना जाता है। इन्होंने उस कांड के लिए भगत सिंह को चुना था। नौजवान सभा की स्थापना करना हो, एचएसआरए का पंजाब में स्पेशली गठन को लेकर कार्रवाई करनी हो, स्वाध्याय मंडल की स्थापना करनी हो, ये रूस की क्रांति से बड़े प्रेरित थे और प्रभावित थे और इनको लगता भी था कि जो रूस में ऐसा हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं रूस की क्रांति इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आ रही थी और लाहौर षड्यंत्र कांड रचा गया। उसके बाद पकड़े भी गए और 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते इस देश के लिए शहीद हो गए। गांधी जी को लिखा एक पत्र मार्च 1931 का भी इनका काफी चर्चित रहा, जिसमें गांधी जी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना के प्रति उत्तर में इन्होंने एक पत्र लिखा था और इसमें कहा था हमें माफी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी शहादत से जितना फायदा होगा इस देश को, वो शायद हमें मुक्त कर देने से भी नहीं हो। तो ये तो सार वाली बातें थी जो मैंने बताई हैं। फिर भी एक बार पूरा का पूरा हम सुखदेव थापर को पढ़ते हैं। तो नॉर्मली सुखदेव थापर को आप जिस रूप में जानते हैं वो इसी रूप में जानते हैं कि सुखदेव थापर जो है वो भगत सिंह के साथ जुड़े हुए थे। बाकी इनका अपना एक व्यक्तित्व है। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहां से क्या पूछ सकता है, मैं वो सब चीजें बता रहा हूं आपको। सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 से 23 मार्च 1931, यानी इनकी शहादत दिवस है। और लाहौर सेंट्रल जेल में दो चार बातें बताऊंगा। पूरा एग्जाम पैटर्न जहां से आज तक एग्जाम में प्रश्न आए वो एक एक पर्सन का मैं डिस्कस कर रहा हूं। कहां से प्रश्न आया सुखदेव थापर में, आपको चीजें कौन सी देखनी है और कौन सी नहीं देखनी, सब पूरा पढ़ा रहा हूं। तो 15 मई 1907, कई बार जन्म दिवस पूछ लेता है इसलिए याद रखना है। ये गोपरा एक जगह है, लिख लीजिएगा, लुधियाना में। वैसे मैं नोट शेयर करूंगा पूरा पूरा। 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ। कहां पे हुआ है? गोपरा। गोपरा कहां पे है? लुधियाना पंजाब में एक जगह है। और पिता का नाम है रामलाल और माता का नाम है रेला देवी थापर। नॉर्मली इतिहास में आजकल ऐसे प्रश्न आने बंद हो गए हैं कि जन्म मृत्यु, फिर भी हल्का सा देखना चाहिए क्योंकि इन पे ज्यादा जानकारी है ही नहीं। तो रामलाल पिता का नाम है, रेला देवी थापर दोनों में आर है। और 3 साल के जब थे तो इनके पिता का देहांत हो गया और इनके चाचा जो अचिंत राम है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और जब अचिंत राम को गिरफ्तार कर लिया गया क्रांति गतिविधियों के संदर्भ में, तब इन्हें लगा कि मुझे भी राष्ट्र के लिए करना चाहिए। वैसे तो इनके जीवन की बताई जाती है कि जब स्कूल में थे और ब्रिटिश अधिकारी जब स्कूल में आते थे तो बाकी सब उनको सलाम करते थे, बट एक मात्र ही बच्चा था जो उनको सैल्यूट नहीं करता था। इससे आप अंदाजा लगा लो कि बचपन में ही कहीं ना कहीं वो क्रांति वाला बीज था। तो सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 को हुआ। कहां पे हुआ है? गोपरा। कहां पे पड़ता है? लुधियाना पंजाब में पड़ता है। पिता का नाम क्या है? रामलाल है। माता का नाम रेला देवी थापर है, दोनों याद रखिएगा। जब मात्र 3 वर्ष के थे, छोटे से थे, तब इनके पिता का देहांत हो गया। तो पालन पोषण इनके चाचा जी अचिंत राम द्वारा किया गया। और जब अचिंत राम को क्रांतिकारी गतिविधियों में गिरफ्तार किया गया औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, तब इन्हें लगा कि मुझे भी इस देश के लिए कुछ करना है। तो यहां से प्रेरणा जो मिली है वो चाचा से मिली है और चाचा ने ही इनको पालन पोषण किया है। तो ये बेसिक जानकारियां हैं। सुखदेव थापर 15 मई 1907 को इनका जन्म हुआ है और 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में, आप सभी जानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु
तीनों का मृत्यु स्थान एक ही है, लाहौर सेंट्रल जेल। तो ये जेल का नाम याद रखना, लाहौर सेंट्रल जेल। ये प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, तो आपसे रिपीट कर सकता है। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में जो है देश के लिए शहीद हो गए। रामलाल रेरा देवी थापर इनके माता पिता का नाम है, अचिंत राम। अब आगे देखिएगा जीवन की घटनाएं क्या है, क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि एक तो नौजवान भारत सभा की स्थापना, जो स्पेशली भगत सिंह का था, बट ये भी उसके योजक थे। भगत सिंह मतलब सुखदेव भी उनके क्या थे, साथ थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नौजवान सभा, ये याद रखना, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, लाहौर। ठीक है। और इसमें जो सहयोगी थे वो और कौन कौन थे, भगत सिंह तो मुख्य रूप से थे ही, इसके अलावा यशपाल मूल रूप से भगत सिंह की थे। ये भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल, और एक इनके गुरुजी थे इतिहास के जयचंद्र विद्यालंकार, लिख लेना है। ये इतिहास के थे, भगत सिंह के भी गुरु थे, इनके भी गुरु थे। ठीक है। और भगवती चरण, ये सब सदस्य थे। ये जयचंद्र विद्यालंकार इतिहास के टीचर थे इनके, और इतिहास पढ़ाते समय ही इन्होंने कहीं ना कहीं उस रूप में पढ़ाया कि इनके अंतर्गत वो उत्साह और जोश आ गया कि राष्ट्र के लिए हमें भी जीना चाहिए और राष्ट्र के लिए करना चाहिए। तो पहली जो जीवन की घटना, इंपॉर्टेंट घटना जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़नी है, नौजवान सभा का, देखो प्रश्न ऐसे पूछेगा नौजवान सभा से संबंधित है या नहीं है, तो आपको कौन याद रखना है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, लाहौर में हुई थी, क्योंकि अगला टॉपिक भगत सिंह हमें पढ़ना है। तो भगत सिंह का आधा पाठ तो यही हो रहा है, भगत सिंह में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, इसके साथ ही हो जाएगा भगत सिंह। तो भगत सिंह इसके स्पेशली संस्थापक थे, लेकिन सहयोगी कौन है, सुखदेव हैं, यशपाल हैं, जयचंद्र विद्यालंकार जो इनके इतिहास के गुरु थे, और भगवती चरण, ये सब नौजवान सभा से जुड़े हुए हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछता है नौजवान सभा से संबंधित है या नहीं है, तो ये नाम सब के सब ध्यान में होने चाहिए। भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल, जयचंद्र विद्यालंकार और भगवती चरण, ये सब नौजवान सभा से जुड़े हुए हैं। ये पहली इनकी क्रांतिकारी गतिविधि थी। याद रखना इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो भी सदस्य बनता था उसको शपथ लेनी पड़ती थी कि मेरे लिए इस राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की जो साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत है, भारत का जो अतीत है, प्लस जो राष्ट्रीय चेतना है, उसको जागृत करने का प्रयास जो है ये सभा कर रही थी। इतना एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि नौजवान सभा का उद्देश्य क्या था। विभिन्न प्रकार की वैचारिक गोष्ठी करना, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से देश की जो अतीत है, गौरव है, उसके बारे में बताना, बच्चों को, युवाओं को राष्ट्रीय चेतना के लिए जागृत करना, यह नौजवान सभा का मुख्य रूप से उद्देश्य था। मार्च 1928 में इसका फिर से पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन में नाम तो सेम ही रखा गया, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो कहां कर दिया गया, अमृतसर कर दिया गया। कहां कर दिया गया, अमृतसर। तो याद रखना नौजवान सभा की स्थापना लाहौर में हुई थी, लेकिन मार्च 1928 में इसका पुनर्गठन किया गया, तब कार्यालय कहां कर दिया गया, अमृतसर। तो ये लिख लेना, नौजवान सभा का स्थापना 1926 में, पुनर्गठन अप्रैल, मार्च नहीं, अप्रैल 1928, है ना, अप्रैल 1928। बाकी 1928 याद रखना, अप्रैल 1928 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसका नाम तो सेम ही रखा गया, लेकिन इसका कार्यालय लाहौर के स्थान पे क्या कर दिया गया, अमृतसर कर दिया गया। ये याद रखना, नौजवान भारत सभा, इसका उद्देश्य क्या था, मैंने बताया था। नौजवान भारत सभा का जो उद्देश्य था वो यही था कि एक प्रकार से युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का जागृत करना। ओके। दूसरे इनके जीवन की जो घटना है वो है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था उसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। प्रश्न आपसे पूछ लेगा HSRA का सदस्य है या नहीं है, तो ये भी इसके सदस्य थे, इससे जुड़े थे, और पंजाब में इसका संगठन देखते थे। कहां देखते थे, पंजाब में। तो एक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA से भी ये जुड़े हुए थे, और पंजाब में इसका संगठन देखते थे। एक ये स्वाध्याय मंडल, ये अपने कॉलेज में इन्होंने एक मंडल की स्थापना की, स्वाध्याय मंडल, जो भारत के अतीत के बारे में। तो ये छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि स्वाध्याय मंडल की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी, तो लिख लेना, स्वाध्याय मंडल की स्थापना लाहौर नेशनल कॉलेज में
स्वाध्याय मंडल की स्थापना लाहौर नेशनल कॉलेज में सुखदेव थापर द्वारा की गई थी, जहां इन्होंने रूसी क्रांति का भी अध्ययन किया था। यह भी याद रखना है किस क्रांति से प्रभावित थे, तो ये रूसी क्रांति से क्या थे, प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, रूसी क्रांति से प्रभावित कौन थे, सुखदेव थापर, ये याद रखना। रूसी क्रांति से ये प्रभावित थे, 1917 वाली क्रांति से। तो यहां इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज में स्वाध्याय मंडल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था भारत के अतीत के गौरव को बताना। लिखो तो लिख लेना। स्वाध्याय मंडल की स्थापना सुखदेव थापर द्वारा की गई थी लाहौर नेशनल कॉलेज में, और ये अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करना और बताना, ये इसका उद्देश्य था। ये रूसी क्रांति से प्रभावित थे, याद रखना। इनके जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है, ये तो बेसिक चीजें हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट घटना है लाहौर षड्यंत्र कांड। ये याद रखना, लाहौर षड्यंत्र कांड की योजना क्यों बनाई गई, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताई थी, और भगत सिंह में भी दोबारा चर्चा करेंगे, तो लगभग चीजें वही आ रही हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड क्यों हुआ था, हम सबको पता है कि लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन गो बैक का विरोध कर रहे थे, मतलब जाओ वापस जाओ का समर्थन कर रहे थे, और इस साइमन कमीशन का विरोध करते समय उन पर लाठी चार्ज किया गया। और जो लाठी चार्ज किया गया था वो किसने किया था, स्कॉट ने किया था। किसने किया था, स्कॉट द्वारा इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, लाला जी के ऊपर। और लाला जी जो हैं इसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो स्कॉट द्वारा लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर षड्यंत्र कांड रचा गया। ये कब रचा गया, 17 दिसंबर 1928। और इस योजना में भगत सिंह को चुनने वाले कौन थे, इस योजना के सूत्रधार जो थे वो स्पेशली किसको माना जाता है, सूत्रधार वो सुखदेव को ही माना जाता है। लाहौर षड्यंत्र कांड का 17 दिसंबर 1928 को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह ने किसकी हत्या कर दी थी, स्पेशली राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स की, स्कॉट समझ के। ठीक है, तो सैंडर्स की इसमें क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है लाहौर षड्यंत्र कांड में। तो ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, दोबारा रिपीट है। तो स्कॉट ने लाला लाजपत राय की लाठियों से वार किया था, लाला लाजपत की इसमें मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर षड्यंत्र कांड की योजना बनाई थी। भगत सिंह को योजना का पूरा सौंप चुनना वाला सुखदेव ही थे। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो जाती है, और इसके बाद जो है गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी में आप सबको पता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को 23 मार्च 1931 के लाहौर सेंट्रल जेल में, ठीक है ना, लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी जाती है। ये इनकी मृत्यु डेट है। और लाहौर सेंट्रल जेल, ये याद रखना, लाहौर षड्यंत्र कांड से कौन जुड़े हुए थे, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है कि लाहौर षड्यंत्र कांड से संबंधित है या नहीं है, कब हुआ, 17 दिसंबर 1928, ये याद रखना। एक पत्र इन्होंने लिखा था मार्च 1931 में गांधी जी को, जिसमें गांधी जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों की आलोचना की थी। तो इन्होंने प्रति उत्तर में वो लेटर लिखा था कि आप एक काम करना कि हमारी जो माफी है उसके लिए मत प्रयास करना आप, क्योंकि निराश भी हो चुके थे इस चीज से, गांधी जी की गतिविधियों से, गांधी जी द्वारा आलोचना करने से, कि हमारी मृत्यु से जितना इस देश को फायदा होगा वो शायद उतना मुक्ति से भी फायदा नहीं होगा। ये किसने कहा था, ये सुखदेव ने कहा था। तो ये एक प्रकार से सुखदेव थापर थे। तो इनको हल्का सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो देख लेना इसको सुखदेव के बारे में। सुखदेव थापर के बाद दूसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला में दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं रास बिहारी बोस। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जापान की तस्वीर है, जब ये जापान चले जाते हैं, और इनकी पत्नी है तोसुमी, जिनके साथ ये शादी करते हैं, मतलब जापान के महिला के साथ शादी करते हैं। उसके पीछे की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जापान क्यों गए, जापान जाने की जरूरत क्या पड़ी, और जापान जाके इन्होंने जो किया वो देश के लिए बहुत अद्भुत था। कि हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज तक पहुंचाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस की दी पूरे जीवन को संक्षिप्त में मैं दी कुछ शब्दों में बयां करूं तो रास बिहारी बोस के जीवन की कुछ क्रांतिकारी घटनाएं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, कंपटीशन के हिसाब से आपको, आरपीसी के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से आपको पढ़नी चाहिए, वो चीजें क्या है। पहली चीज आप सबने सुना है, दिल्ली षड्यंत्र कांड। लॉर्ड होर्डिंग पे बम फेंका गया 23 दिसंबर 1912 को, वो बच गए। उस दिल्ली षड्यंत्र कांड की जो योजना बनाई थी वो किसने बनाई थी, रास बिहारी बोस। ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। दूसरा, इनका सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915 को पूरे उत्तरी भारत में, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, अधिकतर अंग्रेज जो है वो बाहर व्यस्त थे, और उस समय फायदा उठा के पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति थी करनी थी, लेकिन
कृपाल सिंह नामक एक मुखबिर ने पूरी योजना को चकनाचूर कर दिया और उसके बाद भाग जाते हैं जापान, पीएन टैगोर के उपनाम के नाम से, ठीक है। और वहां पहुंच के एक बेकरी में भी काम करना पड़ता है। उसे बेकरी के मालिक की बेटी से इनकी शादी होती है। यद्यपि शादी के कुछ साल बाद इनकी पत्नी का देहांत भी हो जाता है और वहीं पर रह के भारत की क्रांतिकारी गतिविधि और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बड़ा पुरजोर प्रयास करता है। लिबर्टी नामक एक समाचार पत्र भी इन्होंने लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था कि आज आजादी आज के समय का सबसे बड़ा तकाजा है। एक न्यू एशिया नामक समाचार पत्र लिखा जिसमें कहा एशिया एशिया वासियों के लिए, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया है। हिंदू महासभा की 1938 में जापान की शाखा के रूप में उसकी स्थापना की है इन्होंने। रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और विशेष रूप से आजाद हिंद फौज के रूप में पहली स्थापना जिसने की थी वो रास बिहारी बोस थे। कैप्टन मोहन सिंह को इसका प्रधान बनाया था। फिर 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसकी पूरी की पूरी कमान सौंप दी थी। इससे पहले टोक्यो सम्मेलन और बैंकॉक सम्मेलन, ये 2 सम्मेलनों का आयोजित करना, जिसमें टोक्यो सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करना और बैंकॉक सम्मेलन में स्पेशली इन्होंने आईएनए जो आपकी आर्मी है, इंडियन आर्मी सेना का गठन इन्होंने किया। तो ये पूरा जीवन तपेदिक से लास्ट में जाके इनकी मृत्यु हो गई। और जापान का जो दूसरा सेकंड सबसे बड़ा अवार्ड है द राइजिंग सन, वो भी इन्हें दिया गया है। तो मैंने भी जो बोला ना वहीं से प्रश्न आने हैं, फिर भी एक बार दोबारा चर्चा करते हैं। तो ये देख रहे हैं आप रास बिहारी बोस और ये है इनकी पत्नी। यद्यपि पत्नी का देहांत हो गया था, इनके 2 बच्चे भी हुए थे। देखिए रास बिहारी बोस, क्या चीजें हैं इसमें जो हमें देखनी है, बाकी मैं पूरे नोट्स बहुत अच्छे से मैं आपको शेयर कर दूंगा। रास बिहारी बोस जन्म हुआ है 25 मई 1886 को। 25 मई 1886 को इनका जन्म हुआ है। विनोद बिहारी बोस पिता का नाम है, भुवनेश्वरी देवी जो है माता का नाम है। तो 25 मई 1886 को जन्म हुए। पिता का नाम विनोद बिहारी बोस, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और ये सुबलदाहा एक गांव है पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो वर्धमान जिले में सुबलदाहा एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ है पश्चिम बंगाल में। 21 जनवरी 1945 को इनकी मृत्यु हुई जापान में, क्योंकि 1923 में जापान की नागरिकता इनको मिल गई थी और तपेदिक जो है उससे इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तपेदिक से इनको मृत्यु हुई थी कब? 21 जनवरी 1945 को जापान में तपेदिक से इनकी मृत्यु होना 59 वर्ष की आयु में। जन्म कब हुआ? 25 मई 1886 को। पिता का नाम है विनोद बिहारी बोस, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। गांव का नाम है सुबलदाहा, पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ये गांव पड़ता है। तो ये तो बेसिक जानकारी है, वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा पूरा नोट्स, उसमें आप देख भी लीजिएगा। फिर भी आप साथ लिख लेते हैं तो याद हो जाता है। तो 25 मई 1886, 21 जनवरी 1945 मृत्यु, तपेदिक से जापान में 59 वर्ष के थे। पिता का नाम विनोद बिहारी बोस और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, ठीक है। गांव का नाम सुबलदा, पश्चिम बंगाल। जीवन की जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है वो दिल्ली षड्यंत्र कांड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। यहां से कई प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। कैसे प्रश्न आ सकते हैं? दिल्ली षड्यंत्र कांड की घटना कब हुई? 23 दिसंबर 1912 को हुई। क्यों हुई दिल्ली षड्यंत्र कांड? आप जानते हैं सभी कि भारत की राजधानी जॉर्ज पंचम का भी आगमन हो रहा है और भारत की राजधानी जो है वो कलकत्ता से कहां स्थानांतरित की जा रही है? दिल्ली स्थानांतरित की जा रही है। तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही है भारत की राजधानी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग, जो अपने अत्याचारों के कारण बड़ा प्रसिद्ध था, उसकी हत्या करने का जिम्मा दिया गया। और दिल्ली षड्यंत्र कांड में ये पूरी योजना जो बनाई थी वो किसने बनाई थी? वो योजना बोस ने बनाई थी, रास बिहारी बोस। यद्यपि लॉर्ड होर्डिंग इस बम कांड में बाल बाल बच गया, उसका अंगरक्षक जरूर मारा गया लेकिन वो बच गया, हाथी में बैठा था, बम फेंका गया बसंत कुमार विश्वास द्वारा, लेकिन फिर भी ये बच गया। तो ये दिल्ली षड्यंत्र कांड के नाम से केस चलाया गया, जिसमें आपको ये भी याद रखना इसमें कौन कौन थे। योजना रास बिहारी बोस ने बनाई, बम जो फेंका वो बसंत कुमार विश्वास ने फेंका, अवध बिहारी, अमीचंद, ठीक है। तो ये सब के नाम आपको याद रखने हैं, तो ये लिख लें थोड़ा सा। दिल्ली षड्यंत्र मामला 23 दिसंबर 1912 को, तो लिख लें थोड़ा सा इसके बारे में। इस षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी। इस षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस द्वारा बनाई गई थी।
यह तब जब भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता के स्थान पे दिल्ली होगी, और लॉर्ड होर्डिंग जो है वो इस समय दिल्ली आ रहे थे, वायसराय थे तत्कालीन, ठीक है ना। लॉर्ड होर्डिंग कहां आ रहे थे? दिल्ली, इस अवसर पे। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण, ठीक है, ये लॉर्ड होर्डिंग कहां आ रहा था? दिल्ली। तो लिखे ना, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के कारण लॉर्ड होर्डिंग दिल्ली आया। और इस लॉर्ड होर्डिंग पे क्या फेंका गया? बम फेंका गया। कहां पे? चांदनी चौक। ये जो घटना है वो कहां की है? चांदनी चौक की, याद रखना। ये जो बम फेंका किसने, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बसंत कुमार विश्वास, जो इनके चेले थे, बसंत कुमार विश्वास ने क्या फेंका था? बम फेंका था। बाकी इस घटना में बाल मुकुंद, मास्टर अमीचंद, और अवध बिहारी, इन चारों को पकड़ के फांसी दी गई थी। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि फांसी से कौन बचा था। तो रास बिहारी बोस जो है वो बच गए थे फांसी से, जबकि योजनाकार कौन थे? रास बिहारी बोस थे, लेकिन ये बच गए थे। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दिल्ली षड्यंत्र कांड, लॉर्ड होर्डिंग तो बच गया लेकिन उसका अंगरक्षक मारा गया, ठीक है, लेकिन इसकी घटना के उपलक्ष्य में दिल्ली षड्यंत्र कांड के नाम से केस चलाया गया। बसंत कुमार विश्वास किसने क्या फेंका था? बम फेंका था। यह घटना याद रखनी, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। बम किसने फेंका? बसंत कुमार विश्वास ने। ये षड्यंत्र कांड में कौन कौन को फांसी दी गई? तो बाल मुकुंद इंपॉर्टेंट है, मास्टर अमीचंद और अवध बिहारी, चारों के नाम याद रखना। और बच कौन गए थे? रास बिहारी बोस। तो ये चारों नाम याद रखना, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। दिल्ली षड्यंत्र कांड में फांसी किसको दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र कांड के सूत्रधार रास बिहारी बोस, ये बच गए थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिबर्टी नामक एक अंग्रेजी पत्र निकाला था 1913 में। तो आप ये याद रखना कि लिबर्टी समाचार पत्र अंग्रेजी में किसने निकाला था? रास बिहारी बोस, जिसमें इन्होंने कहा था कि आजादी आज के समय का तकाजा है। लिख लेना। एक तो ये चारों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड होर्डिंग, बमकांड, 23 दिसंबर 1912, योजना बनाने वाले कौन थे? ये बच गए थे। द लिबर्टी समाचार पत्र अंग्रेजी में किसने निकाला था? तो ये लिख लेना, ये रास बिहारी बोस द्वारा 1913 में। कि इनकलाब आज के समय का तकाजा, इस समाचार पर्चे में जो इन्होंने घोषणा की थी, इनकलाब आज के समय का क्या? तकाजा है। इनकलाब आज के समय का तकाजा है। इनकलाब आज के समय का तकाजा है। इनकलाब आज के समय का तकाजा है। ये लिबर्टी, तो आप याद रखना लिबर्टी का संबंध किससे था? अंग्रेजी पर्चा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आजादी आज के समय का तकाजा है। दो घटनाएं होगी। तीसरी सशस्त्र क्रांति है। ये मैंने आपको बताया शुरुआत में, 21 फरवरी 1915 को निश्चय किया गया कि बंगाल, पंजाब और यूपी, ठीक है ना, कि क्रांतिकारियों को मिलाकर एक सशस्त्र क्रांति की शुरुआत की जाएगी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेजी जितने भी सैनिक हैं वो इस समय विश्व युद्ध के लिए भारत से बाहर व्यस्त हैं। तो इस समय सबसे अच्छा मौका है सशस्त्र क्रांति करके सत्ता को हस्तगत करने का। लेकिन एक कृपाल सिंह नामक मुखबिर द्वारा सूचना दिए जाने का योजना असफल हो गई, ठीक है ना। तो ये लिख लेना कि कृपाल सिंह नामक व्यक्ति ने इसमें नेगेटिव भूमिका निभाई थी। इन पे लाहौर, इस पे भी, इस योजना के भी असफल होने और षड्यंत्र बदल लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से केस चलाया गया था। कई लोगों को काले पानी की सजा हुई थी। बट आप इतना याद रखना, सशस्त्र क्रांति 21 फरवरी 1915 को निश्चय किया गया। इनके जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। इसकी योजना भी रास बिहारी बोस ने बनाई थी कि पूरे उत्तरी भारत में पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति की जाएगी, बंगाल, पंजाब और यूपी क्रांतिकारियों को मिला के। लेकिन कृपाल सिंह नामक व्यक्ति ने इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार को दे दी, इसलिए योजना पहले ही असफल हो गई, ठीक है। तो सशस्त्र क्रांति याद रखना। फिर ये जापान चले जाते हैं इस क्रांति के जस्ट बाद में। जापान में ये अपना नाम, उपनाम जो रखते हैं वो पीएन टैगोर। ये याद रखना कि जापान जब गए तो किस उपनाम से गए। ये इतनी बार ब्रिटिश सरकार से छुपे हैं,
जितने भी ये हुए ना दिल्ली षड्यंत्र कांड इस समय, मतलब अंग्रेजों के सामने से निकल जाते थे किसी न किसी भेष के धारण में, कभी पंडित बन के, कभी वायलिन वादन कर रहे हैं और अंग्रेज ढूंढ रहे हैं तो इनको लगा कि वायलिन वादन कर रहा है कोई और व्यक्ति है, जबकि खुद थे। तो इतने भेष बदले हैं इस व्यक्ति ने। तो पीएन टैगोर इन्होंने उपनाम रखा। और सानुकी मारू जहाज से, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता से विनायक दामोदर सावरकर भी पूछा गया था कि उनका जहाज कौन सा था। तो सानुकी मारू जहाज से जापान गए थे और अपना उपनाम क्या रखा था, पीएन टैगोर, लिख लेना। पीएन टैगोर के उपनाम से जापान चले गए, सानुकी मारू जहाज से गए और वहां इनको नाकू मुराया का बोस कहा गया। भारत की जो करी है उसको इन्होंने बना के एक नए रूप में पेश किया था। तो नाकू मुराया का बोस उपनाम किसका था, रास बिहारी बोस का, लिख लेना है। ठीक है, जापान में पीएन टैगोर के नाम से गए, सानुकी मारू जहाज में बैठ के गए थे और इन्होंने नाकू मुराया बेकरी जो थी उसमें भारतीय करी को नए रूप से बना के प्रेजेंट किया, इसलिए इनको नाकू मुराया का बोस भी कहा जाता है। लिखे ना, इनको नाकू मुराया का बोस भी कहा जाता है क्योंकि उस बेकरी में ये काम करते थे और वहीं इन्होंने पत्रकारिता, जापानी भाषा ये सब सीख ली। नाकू मुराया का बोस, क्योंकि भारतीय करी को नए रूप में प्रेजेंट किया था। और इसी बेकरी के मालिक की बेटी तोशिको, उस मालिक ने निवेदन किया था इनसे, तोशिको से 1918 में इन्होंने क्या की, शादी की। 1923 में इनको जापान की नागरिकता मिल गई थी। लिखो तो लिख लो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वैसे ही, ये जरूर याद रखना, पीएन टैगोर, सानुकी मारू जहाज, बाकी नाकू मुराया का बोस तो शायद नहीं पूछेगा, तोशिको से शादी ये भी नहीं पूछेगा। 1923 में जापान की नागरिकता मिल गई थी इनको, इनके 2 बच्चे भी हुए थे। इन्होंने रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया, लिखो तो लिख लेना, रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया, रामायण का जापानी भाषा में अनुवाद किया। और हिंदू महासभा की स्थापना की थी, ये विनायक दामोदर सावरकर से प्रभावित होकर, मतलब हिंदू महासभा की जापानी शाखा स्थापित की थी। बट एग्जाम वारंटेड नहीं है, बट याद रहे तो रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, ठीक है ना। 1938 में जापान में हिंदू महासभा की एक शाखा की स्थापना इन्होंने की थी, इतना महत्वपूर्ण नहीं। एक न्यू एशिया समाचार पत्र निकाला था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें इन्होंने कहा था एशिया एशिया वासियों के लिए, ठीक है ना, एशिया एशिया वासियों के लिए, एशिया एशिया वासियों के लिए, ये घटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। न्यू एशिया समाचार पत्र निकाला था जिसमें इन्होंने कहा था एशिया एशिया वासियों के लिए है। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना। फिर ये प्रश्न कई बार आपसे पूछता है कि पहली आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो नॉर्मली आजाद हिंद फौज आता तो अपने दिमाग में आता है कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन पहली आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। किसने की थी, रास बिहारी बोस ने, और मोहन सिंह को इसका प्रधान बनाया था। किसको बनाया था, मोहन सिंह को प्रधान। बाद में इसी आजाद हिंद फौज से इन दोनों को निकाल भी दिया गया था जापानी सरकार ने, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस को। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जापान में दिसंबर 1941 में की। वहां के जो कैदी हैं, जो जिनको गिरफ्तार किया गया था वहां के जेलों में, उनको मिलाकर दिसंबर 1941 में आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी और मोहन सिंह को इसका प्रधान बनाया गया था। तो ये कई बार पूछ लेता है, तो ये याद रखना, ठीक है। फिर इन्होंने एक टोक्यो सम्मेलन बुलाया था 1942 में, टोक्यो सम्मेलन 1942। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना इन्होंने वहां पे की थी, लिख लेना। 1942 में टोक्यो सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की इन्होंने स्थापना की। तो ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब और किसने की थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी, 1942। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, वही आजादी के लिए, ठीक है। और तीसरी इनके जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए। 22 जून 1942 को बैंकॉक में दूसरा सम्मेलन बुलाया था इन्होंने, इनका द्वितीय सम्मेलन था बैंकॉक में, और यहां पे इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 22 जून 1942 को बैंकॉक सम्मेलन में इन्होंने की थी। और इसी सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया जाए।
तो बेंकांग सम्मेलन में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है याद रखना, 22 जून 1942 को की गई थी। ये द्वितीय, पहले टोक्यो में बुलाया, वहां तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब की? 22 जून 1942 को। और इसी सम्मेलन में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया जापान में कि आप जापान आइए और यहां से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। तो बेंकांग में द्वितीय सम्मेलन में इन्होंने बुलाया, ठीक है। बाद में आजाद हिंद फौज की पूरी कमान 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी इन्होंने। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की पूरी कमान 4 जुलाई 1943 को सौंप दी थी। ये प्रश्न वैसे सुभाष चंद्र बोस भी आपके चैप्टर वहां भी हम पढ़ेंगे, तो यहीं पढ़ लें आप। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की पूरी कमान सौंप दी थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। तो 4 जुलाई 1943 को, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारतीय स्वतंत्रता लीग इंपॉर्टेंट है, दिल्ली षड्यंत्र कांड इंपॉर्टेंट है। मतलब 4-5 घटनाएं टोटल गिनती की। तो 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की पूरी कमान सौंप दी कि अब आप देश का नेतृत्व कीजिए। और विशेष घटना इनके जीवन की यह है कि इनको जापानी सरकार का जो विदेशी को सर्वोच्च उपाधि जापान सरकार द्वारा दी जाती है, वो विदेशी को दी गई, वो पहले आदमी थे, याद रखना। तो द सेकेंड ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द राइजिंग सन, आप इतनी जरूर याद रखना, द राइजिंग सन, ये उपाधि इनको जापान सरकार द्वारा दी गई थी। ये किसी विदेशी को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है, तो ये रास बिहारी बोस को दी गई थी। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, द राइजिंग सन जो जापान सरकार द्वारा किसी विदेशी को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है, वो रास बिहारी बोस को दी गई थी। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने कमान सौंप दी थी। तो ये दोनों बिंदु यहां पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।